वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। तो हमने कल चैप्टर नंबर 12 हमने कंप्लीट किया था और चैप्टर नंबर 13 है आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है, जो अपशिष्ट वाला जो टॉपिक है। और इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 14 है पादपों एवं जंतुओं के आर्थिक महत्व, ठीक है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो इसमें देखिए हम सबसे पहले पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम जंतुओं के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे। पादपों के आर्थिक महत्व से क्या मतलब है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखिए कि यदि आर्थिक रूप से हम पादपों के बारे में और पादपों से होने वाले जितने भी उत्पाद होते हैं उनके बारे में यदि अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो इसी अध्ययन को कहा जाएगा आर्थिक वनस्पति विज्ञान, यानी कि इकोनॉमिक बॉटनी इसको कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी इंसान को, एक मानव को, हमें किसकी जरूरत पड़ती है, रोटी की जरूरत पड़ती है, कपड़ा की जरूरत पड़ती है और मकान की जरूरत पड़ती है। तीन प्रमुख आवश्यकता होती हैं, यानी कि खाने के लिए अनाज होना चाहिए, यानी कि भोज्य पदार्थ होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, कपड़ा की बात करते हैं, यानी कि हमको रहने के लिए, ठीक है, ओढ़ने के लिए, पहनने के लिए हमारे पास कपड़े होने चाहिए। और हम बात करते हैं मकान की बात करते हैं, यानी कि रहने के लिए, ठीक है, निवास करने के लिए मकान होना चाहिए, यानी कि एक छत होनी चाहिए हमारे ऊपर। तो देखिए हमें पादपों से क्या क्या प्राप्त हो सकता है। देखिए पादपों से हमको खाद्य पदार्थ मिलते हैं, ओके, चाहे वो अनाज के रूप में हो, चाहे वो दालों के रूप में हो, चाहे वो मसाला के रूप में हो, चाहे वो पीने योग्य जितने भी पेय होते हैं उनके रूप में हो, किसी भी प्रकार से, चाहे वो सब्जियों के रूप में हो, चाहे वो फलों के रूप में हो, ओके। और खाद्य पदार्थ की बात होगी, हमने खाने का जुगाड़ कर लिया। अब हम बात करते हैं कि कपड़े की व्यवस्था कैसे होती है। तो कपड़े का देखिए कि पादपों से हमको रेशे मिलते हैं, जैसे कपास है, जूट है, ठीक है, फाइबर्स मिलते हैं हमको, उससे क्या कपड़े बनाए जाते हैं, ओके। अब मकान की बात करते हैं तो मकान के लिए तो पादपों से हमें क्या मिलती है, लकड़ी मिलती है, ठीक है। तो लकड़ी से क्या मकान भी बनाए जाते हैं, लकड़ी से फर्नीचर भी बनाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे लिए पादपों से बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, ठीक है। यानी कि हर एक इंसान के लिए, हर एक जानवर के लिए पादपें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे नेचर में काफ़ी बड़ा अस्तित्व रखते हैं, ठीक है। इनकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे जीवन में, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो, यानी कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पादपों का बहुत उपयोग है, ओके। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे और जंतुओं के, जंतु जैसे कि देखिए मछली पालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पालन के बारे में पढ़ेंगे, चाहे वो रेशम कीट पालन के बारे में पढ़ें, ठीक है। और इस प्रकार से जितनी परिवार वृत्ति हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बहुत सारे आपको दे रखी हैं एप्लीकेशन, उनके बारे में सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि पादपों से आर्थिक महत्व किस प्रकार से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो आज का आपका टॉपिक है कि पादपों के आर्थिक महत्व। तो देखिए मैंने आपको बता दिया कि इकोनॉमिक बॉटनी क्या होती है, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों एवं उनके उत्पादों का अध्ययन करना आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता है, इकोनॉमिक बॉटनी कहलाता है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब देखते हैं कि आर्थिक रूप से पादपों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए पादपों को मूल रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो चलिए सबसे पहले चैप्टर का नाम यहां पर लिख देता हूं। चैप्टर नंबर है आपका 14, ठीक है। इसमें हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले पादपों का आर्थिक महत्व। देखिए अब पादपों को 3 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहली बात करें तो खाद्य पादप, खाद्य पादप, खाद्य पादप। दूसरे हैं औषधीय पादप, औषधीय पादप, ठीक है। तीसरे प्रकार के हैं इमारती, इमारती काष्ठ वाले पादप, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि रेशे वाले पादप। तो देखिए इनमें कौन कौन से आते हैं। खाद्य पदार्थ की बात करते हैं तो देखिए खाद्य पदार्थ में चाहे वो अनाज हो, अनाज की प्राप्ति होती है, दालों की प्राप्ति होती है, मसाले हमको यहाँ से मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा सब्जियां हमको यहाँ से मिलती हैं। और हम बात करें तो देखिए फल हमको यहाँ से मिलते हैं खाद्य पदार्थों से। औषधीय पादप की बात करें तो इनमें कौन कौन से पादप आते हैं। देखिए अश्वगंधा है जिनसे औषधि बनाई जाती है, ठीक है। सर्पगंधा है,
गूगल है, सफेद मूसली है। देखिए अनाज हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है, दाल हमसे प्राप्त हो गई, मसाले हो गए, ये आते हैं खाद्य पादप में। औषधीय पादप में अश्वगंधा, सर्पगंधा, गूगल है, सफेद मूसली है, ये आपको याद रखना है। इमारती काष्ठ वाले पादपों की यदि बात की जाए तो देखिए सागवान है, ठीक है, देवदार है, चीड़ है, और शीशम की बात करें, शीशम है, ठीक है। अब देखिए रेशे वाले पादप, रेशे वाले पादप आते हैं, जैसे कपास है, जूट है। तो इस प्रकार से पादपों को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, अलग अलग रूप से, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करते हैं खाद्य पदार्थों के बारे में, खाद्य पादप के बारे में। और खाद्य पादप में हम सबसे पहले पढ़ते हैं इस अनाज के बारे में। पहला क्या है? अनाज, ठीक है। और अनाज में कौन कौन से अनाज आते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अनाज है, अनाज के बारे में आपको पहले पढ़ना है। तो यह क्या है? एक प्रमुख खाद्य पदार्थ है, प्रमुख खाद्य पदार्थ है, ठीक है। यह है घासकुल, घासकुल का आपको नाम याद रखना है। एक तो नाम है पोएसी एवं ग्रेमिनी, ओके। तो यह घासकुल, पोएसी या ग्रेमिनी के सदस्य होते हैं, हम बात किसकी कर रहे हैं? अनाज की बात कर रहे हैं। तो अनाज है वो घासकुल, पोएसी या ग्रेमिनी के सदस्य होते हैं, और ये स्टार्च के संपूर्ण भंडार होते हैं, स्टार्च के प्रमुख स्रोत हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अनाज में कौन कौन से आते हैं। गेहूं है, गेहूं, इसको इंग्लिश में कहा जाता है व्हीट। गेहूं की बात करें तो गेहूं देखिए ये क्या है? एक प्रमुख रबी की फसल होती है, ठीक है। रबी की फसल के अंदर आता है गेहूं, है वो रबी की फसल के अंदर आता है, ये आपको याद रखना है। और इस गेहूं की यदि उत्तम किस्मों की बात की जाए तो देखिए उत्तम किस्मों की बात की जाए तो जैसे कि सरबती सोनारा है, सोनारा, कल्याण सोना है और सोनालिका है। तो ये गेहूं की उन्नत किस्में, इनके नाम आपको याद रखने हैं। और प्रमुख रूप से आपको ये याद रखना है कि इस गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, वैज्ञानिक नाम। तो इस चैप्टर में आपको जो भी दे रखा है, ठीक है, जितने भी पादपों के बारे में बताया गया है, पादपों के आर्थिक महत्व के बारे में बताया गया है, और कोई सा भी पादप हो, ठीक है, वो किसी भी श्रेणी में आता हो, चाहे वो खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आता हो, चाहे वो औषधीय की श्रेणी में आता हो, चाहे वो इमारती काष्ठ या फिर रेशे वाले पादप की श्रेणी में आता हो, आपको उनका नाम, उनके वैज्ञानिक नाम आपको याद रखने। यदि उनकी किस्म दे रखी है तो वो भी आपको याद रखने। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं 1 नंबर का, कि उस पादप का नाम दिया जाएगा और उसका आपको वैज्ञानिक नाम बताना हो, तो उसका आपको साइंटिफिक नेम याद रखना है हर एक पादप का। देखिए इसमें मैं आपको अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करूंगा कि आप याद कर सको, ठीक है, लेकिन यदि आपसे याद नहीं होते हैं तो आपको रटने ही पड़ेंगे। इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है, आपको नाम याद रखने ही पड़ेंगे। जितने भी पादपों के वैज्ञानिक नाम दे रखे हैं ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, चाहे आप कैसे भी करो, समझ के करो, रट के करो, कैसे भी करो, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे। मैं केवल आपको बता सकता हूं, ठीक है, तो आपको ही पढ़ने हैं। तो गेहूं है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम एस्टिवम। देखिए आपकी बुक में ऐसे भी दिया हुआ है कि ट्रिटिकम एस्टिवम। तो आप इंग्लिश और हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा डिफरेंस है, ठीक है। हिंदी में हर किसी का प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग होता है। यदि आप इंग्लिश में देखोगे तो यहाँ पर ट्रिटिकम एस्टिवम ही है, तो ठीक है। तो ट्रिटिकम एस्टिवम मैंने आपको लिख दिया है, तो आप इसको चाह तो आप ट्रिटिकम एस्टिवम या ट्रिटिकम एस्टिवम करके याद रख सकते हो, या ट्रिटिकम एस्टिवम करके याद रख सकते हो, क्योंकि ये आपको याद रखना है और ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। ये हो जाता है गेहूं। दूसरे पादप की यदि हम बात की जाए, दूसरा अनाज हो गया चावल, चावल यानी कि राइस।
इसके वैज्ञानिक नाम की बात करते हैं तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है ओराइजा सैटाइवा। ये आपको ऐसे ही याद रखना है, ओराइजा सैटाइवा, ये आपको ऐसे ही याद रखना है। चावल है एक प्रमुख खरीफ की फसल है, ठीक है, खरीफ की फसल का पौधा है, खरीफ की फसल के अंदर आता है चावल। और भारत चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, ये आपको याद रखना है, प्रथम स्थान पर है। भारत चावल उत्पादन में प्रथम स्थान पर है पूरी दुनिया में, ठीक है। चावल का आपको वैज्ञानिक नाम याद रखना है ओराइजा सैटाइवा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसकी उन्नत किस्म देखिए, उन्नत किस्म, एक किस्म के बारे में तो आपको सबको पता होगा कि बासमती चावल आते हैं, बासमती चावल, ठीक है, बासमती तो सबको पता ही होगा। इसके अलावा देखिए रत्ना है, सोना है, स्वर्णदाना है, स्वर्णदाना और जया है, ठीक है। तो ये चावल की उन्नत किस्में हैं, रत्ना है, सोना है, बासमती है, स्वर्णदाना है और जया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो एक बार हमने दो पढ़ लिए, गेहूं और चावल, ठीक है, और बाकी के और देखते हैं। तो एक बार मैं ये रफ कर देता हूं, ओके, ठीक है। और एक काम करता हूं, इनकी स्लाइड मैं आपको दिखा देता हूं, जिससे आपको जल्दी भी होगी और थोड़ी आसान भी हो जाएगी आपको पढ़ने में, ओके। अब देखिए जो तीसरा अनाज का प्रकार है वो है मक्का, और मक्का को इंग्लिश में कहते हैं मेज। क्या कहते हैं? मक्का को इंग्लिश में कहते हैं मेज कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसी कारण इसका वैज्ञानिक नाम पड़ता है जिया मेज, इसका वैज्ञानिक नाम पड़ता है जिया मेज, ये आपको याद रखना है। और मक्का की 3 उन्नत किस्में हैं, ठीक है, कौन कौन सी? एक तो है विजय, दूसरी है शक्ति और तीसरी है रतन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब चौथे अनाज की बात करते हैं तो वो है बाजरा, और बाजरा को इंग्लिश में कहा जाता है पर्ल मिलेट। क्या कहा जाता है? पर्ल मिलेट कहा जाता है। और बाजरा का वैज्ञानिक नाम है पेनिसिटम टाइफाइडिस, ये आपको याद रखना है कि बाजरा का वैज्ञानिक नाम है पेनिसिटम टाइफाइडिस। और बाजरा एक मोटा अनाज है। क्या है? बाजरा एक मोटा अनाज की श्रेणी में आता है, ठीक है। और ये बात करें कि मक्का है, वो भी क्या है? खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल है, ठीक है। इसके अलावा जो बाजरा है यह भी खरीफ की फसल है, यह भी खरीफ की फसल है, ये आपको याद रखना है। और मोटा अनाज की श्रेणी में आता है बाजरा, ये भी आपको याद रखना है। अब दालों की बात करते हैं तो दालों देखिए, दाल होती है वो प्रोटीन की उत्तम स्रोत होते हैं, इनमें प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है और विशेषकर सोयाबीन की दाल में प्रोटीन सर्वाधिक पाया जाता है, ये मैंने आपको कई बार बता रखा है। और दाल होती है वो एक लेग्यूमिनेसी, देखिए नाम याद रखना है कि लेग्यूमिनोसी कुल का पादप का होता है, दाल है वो लेग्यूमिनोसी कुल के पादपों के सदस्य होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि दालें लेग्यूमिनोसी कुल के सदस्य होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए कौन कौन सी दालें हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है, इन दालों के नाम याद रखने, इनके वैज्ञानिक नाम आपको याद रखने, ठीक है। देखिए चना के बारे में देखते हैं, इसको इंग्लिश में ग्रैम कहते हैं, और चना का जो वैज्ञानिक नाम है वो है साइसर एराइटिनम, साइसर एराइटिनम इसका नाम है चना का। देखिए ये वैज्ञानिक नाम, साइंटिफिक नेम आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, इनको ना तो मैं आपको समझा सकता हूँ ना किसी से रिलेट कर सकता हूँ, ओके। ये आपको याद करने हैं, चाहे वो कैसे भी करो, रट के करो, लेकिन आपको याद करने ही करने हैं, क्योंकि इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। जैसे कि पूछा गया कि चना का वैज्ञानिक नाम बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि चना का वैज्ञानिक नाम होता है साइसर एराइटिनम। और चना है एक रबी की फसल है, कैसी है? रबी की फसल है, यानी कि गेहूं भी क्या है? एक रबी की फसल है, मैंने आपको बताया था। और गेहूं भी, ठीक है। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि विश्व में चना होता है तो भारत है, अपना देश भारत है, भारत विश्व में चना उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है, ये आपको याद रखना है। और चना को ही दालों का राजा कहा जाता है, चना को ही दालों का राजा कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और देखिए दूसरी दाल के बारे में बात करते हैं, दूसरी दाल का नाम है अरहर की दाल, इसको रेड ग्राम कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और अरहर की दाल का वैज्ञानिक नाम होता है केजिनस केजन, ये आपको याद रखना है कि अरहर की दाल का वैज्ञानिक नाम होता है केजिनस केजन, ठीक है। और देखिए अगला आता है मटर, तो मटर का जो वैज्ञानिक नाम है ये आपने चैप्टर नंबर 3 में कई बार पढ़ा है, पाइसम सेटाइवम, जिस पर
ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा प्रयोग किए गए थे। ये आपको अच्छे से याद होगा कि पायसम सैटाइवम होता है वो मटर का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, अब देखिए मूंगफली को इंग्लिश में कहते हैं ग्राउंड नट, इसको कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम आपको प्रमुख रूप से याद रखना है एरेकिस हाइपोजिया, एरेकिस हाइपोजिया, एरेकिस हाइपोजिया, यह मूंगफली का वैज्ञानिक नाम होता है। और भारत विश्व में मूंगफली उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ठीक है, भारत मूंगफली उत्पादन की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ये आपको याद रखना है। और सोयाबीन की मैंने अभी आपको बताया था कि सोयाबीन जिसमें सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है दालों की दृष्टि से देखा जाए तो। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है ग्लाइसिन मैक्स। सोयाबीन को कहा जाता है ग्लाइसिन मैक्स, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद देखते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया अनाज। ठीक है, अनाज वाले पादपों के बारे में हमने पढ़ लिए, दाल वाले पादपों के बारे में हमने पढ़ लिए। अब हमको देखना है कि ऐसे कौन कौन से पादप हैं जिनसे हमको तेल प्राप्त होता है। ठीक है, इनकी तेल वाले पादपों के बारे में हमको अब पढ़ना है। तो देखिए तेल वाले पादपों के बारे में आपको बता देता हूं, उससे पहले एक बार ये रफ कर देता हूं। ठीक है, देखिए अपना अब नेक्स्ट टॉपिक है कि तेल उत्पादक पौधे। तेल उत्पादक पौधे, हमने अनाज के बारे में देख लिया, दालों के बारे में देख लिया। अब देखते हैं कि तेल उत्पादक पौधे कौन कौन से होते हैं। तो देखिए जो तेल उत्पादक जो पौधे होते हैं ये जटिल कार्बनिक यौगिकों के बने होते हैं, जटिल कार्बनिक यौगिकों के बने होते हैं। कौन कौन से यौगिक आते हैं, जैसे देखिए एल्कोहल हो गया, एस्टर है, ठीक है, एल्डिहाइड है, ठीक है, आदि। ओके, अब इनको भी दो प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से, एक तो हम कह सकते हैं कि खाने योग्य तेल, खाने योग्य तेल वाले पादप, ठीक है, तेल पादप पहला। और दूसरा हम कह सकते हैं कि अखाद्य तेल, अखाद्य तेल पादप या तेलीय पादप। ठीक है, और तीसरा है सुगंधित तेलीय पादप। अब देखिए खाने योग्य तेलीय पादप कौन कौन से होते हैं, उनसे किस प्रकार का तेल मिलता है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सरसों का तेल है, सरसों का तेल है, ठीक है, तिली का तेल है, तिली का। इसके अलावा नारियल का तेल है, नारियल का तेल है, मूंगफली का तेल है, सोयाबीन का तेल है, सोयाबीन का तेल आदि। ठीक है, तो ये तेल कौन से होते हैं, ये खाने योग्य तेल होते हैं। अब अखाद्य तेलों की बात करें जिनको हम खा नहीं सकते, जैसे कि अरंडी का तेल है, ये दवाइयों में काम आता है, एवं तारपीन का तेल है, तारपीन का तेल। इसके अंदर और भी आते हैं, देखो खाने योग्य में सूरजमुखी का तेल भी आता है। ओके, और अखाद्य में आते हैं अरंडी का तेल, तारपीन का तेल। और सुगंधित तेल में यदि बात करें तो चंदन का तेल है, ठीक है, लौंग का तेल है, लौंग, लौंग का तेल, खस का तेल होता है, खसखस वाला इत्र वाला तेल, खसखस तेल। तो ये सभी किस में आते हैं, ये सुगंधित तेलीय पादप में आते हैं। ठीक है, तो ये हो जाते हैं तेलीय उत्पादक पौधे। ओके, इनसे हमें तीन प्रकार के तेल मिलते हैं, खाने योग्य और जिनको हम खा नहीं सकते, और दूसरे तीसरे होते हैं सुगंधित तेलीय पादप। ठीक है, इनसे सुगंधित तेल प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं, देखिए मसाले वाले पादप, मसाले योग्य पादप जिनसे मसाला प्राप्त होता है। अब देखिए मसाला कौन कौन से मसाला का उपयोग करते हैं। देखिए काली मिर्च का उपयोग करते हैं, मिर्चों में बात की तो हमने काली मिर्च है, लाल मिर्च है, लाल मिर्च है, हल्दी है, अदरक है, लौंग है, ठीक है, और अजवाइन है, और धनिया है, ओके, आदि।
और भी बहुत सारे आते हैं, ठीक है। मेन तो काली मिर्च है, लाल मिर्च है, हल्दी है, अदरक है, लौंग है, अजवाइन है, धनिया है। तो ये क्या है, ये मसाले वाले पादप है, इनसे हमें क्या मिलते हैं, मसाले हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब हम ये बात करें कि पेय पादप की बात करते हैं, पेय पदार्थ वाले पादप, ठीक है। तो पेय पदार्थ यानी कि जिनको हमसे क्या मिलते हैं, बेवरेज मिलते हैं, बेवरेज यानी कि ऐसे पदार्थ जिनको हम पी सकते हैं, पेय योग्य उनको पिया जाता है, ठीक है। जैसे कि चाय है एवं कॉफी है, चाय है और कॉफी है, ये दोनों क्या है, बेवरेज के अंदर आते हैं, पीने योग्य पदार्थ यानी कि पेय पदार्थ के अंदर आते हैं। तो देखिए चाय हमें किस पादप की पत्तियों से मिलती है और कॉफी हमें किस पादप के बीजों से प्राप्त होती है। तो कॉफी की बात करें तो कॉफिया अरेबिका नाम आपको याद रखना है, कॉफिया अरेबिका। कॉफी के पादप का वैज्ञानिक नाम है कॉफिया अरेबिका। तो कॉफी होती है, इस कॉफिया अरेबिका पादप के बीजों को सुखाकर और भूनकर, ठीक है। इनके भुने हुए बीजों से हमको क्या मिलती है, भुने हुए बीजों के पाउडर से हमको कॉफी मिलती है और उस पादप का नाम होता है कॉफिया अरेबिका, ठीक है। और चाय जो होती है यह है कामेलिया साइनेंसिस, ठीक है। एक पादप होता है, इसकी पत्तियों से प्राप्त होती है, इसकी पत्तियों से प्राप्त होती है। तो पेय पदार्थ वाले पादप कौन कौन से हो गए, एक तो गया चाय वाला और एक हो गया कॉफी वाला। तो चाय वाला जो पादप होता है उसका नाम है कामेलिया साइनेंसिस, इसकी पत्तियों से हमें चाय प्राप्त होती है, टी प्राप्त होती है। और कॉफी हमें प्राप्त होती है कॉफिया अरेबिका के पादपों के भुने हुए बीजों के पाउडर से, ठीक है। तो ये आपको नाम याद रखना है, चाय के पादप का वैज्ञानिक नाम होता है कामेलिया साइनेंसिस और कॉफी का वैज्ञानिक नाम होता है कॉफिया अरेबिका, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सब्जियों के बारे में, कौन कौन सी सब्जियों का हम उपयोग करते हैं और उन सबके वैज्ञानिक नाम क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो ये डिस्कस करते हैं। और एक बार मैं एक काम करता हूँ, सभी सब्जियों की मैं आपको एक स्लाइड दिखा देता हूँ, जिससे आपको समझने में काफी आसानी होगी और हम जल्दी भी कवर कर पाएंगे, ओके। अब देखिए जो नेक्स्ट हमको वैज्ञानिक नाम पढ़ने हैं, ठीक है, वो सब्जियों के नाम पढ़ने हैं, यानी कि वेजिटेबल्स के नाम पढ़ने हैं। जैसे हमने अनाजों के बारे में देखा था, ठीक है, और दालों के बारे में देखा था। तो सब्जियां भी होती हैं, वो भी प्रचुर खाद्य स्रोत होती हैं, यानी कि जिनसे हमें बहुत अधिक मात्रा में देखिए हमको खनिज तत्व मिलते हैं, विटामिन की पूर्ति होती है, यानी कि एक संतुलित भोजन में हमारे लिए सब्जियों का जो खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करना काफ़ी जरूरी होता है। तो कौन कौन सी सब्जियां हैं जो प्रमुख रूप से हम काम में लेते हैं और उनके वैज्ञानिक नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो देखिए क्योंकि देखिए सब्जियां होती हैं वो हमें मूल से प्राप्त होती हैं, यानी कि जड़ों से प्राप्त होती हैं, स्तंभ से प्राप्त होती हैं, कि तने से प्राप्त होती हैं, पर्ण यानी कि पत्ती से प्राप्त होती हैं, पुष्पक्रम यानी कि फूल से हमको प्राप्त होती हैं। इसके साथ साथ और देखिए हमको फलों से भी जो सब्जियां हैं वो प्राप्त होती हैं। तो एक पादप के अलग अलग भाग से हमको अलग अलग सब्जियां प्राप्त होती हैं। तो कौन कौन सी सब्जियां हैं, उनके नाम कौन कौन से और वो हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं, कि उनके स्रोत कौन से पादप में, वो किस जगह से हमको प्राप्त होती हैं, किस स्थान से, किस भाग से, यानी कि पादप के किस भाग से हम उन सब्जियों को प्राप्त करते हैं, उनको सबसे अलग अलग कैटेगरी में मैंने आपको लिख दिया है, ठीक है। ये स्लाइड है पूरी, इससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी और इसी प्रकार से आपको याद करना है। देखिए सब्जियां हैं, इन सब्जियों की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जड़ों से प्राप्त होने वाली सब्जियों के बारे में देखें। जड़ों से यानी कि जो मूल से प्राप्त होती हैं, ठीक है, जड़ों से जो प्राप्त होती है, रूट से जो प्राप्त होती है, उनमें आपको नाम याद रखना है। एक तो गाजर का नाम याद रखना है। ज्यादा जो गाजर होती है वो जमीन के नीचे से निकलती है, ठीक है, ऐसे आपको याद रख सकते हो, क्योंकि वो जड़ों से प्राप्त होती है, कि जमीन से नीचे से खोद कर निकाली जाती है। मूली भी सेम इसी प्रकार से निकाली जाती है, सलजम भी इसी प्रकार से निकाला जाता है, और शकरकंद भी होता है, वो भी जड़ से हमको प्राप्त होती है, यानी कि पादप के जड़ से प्राप्त होने वाले ये भाग होते हैं, ठीक है। इनका उपयोग सब्जियों के रूप में किया जाता है, खाद्य पदार्थ के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। तो जड़ों से प्राप्त होने वाली कौन कौन सब्जियां हैं, गाजर है, मूली है, सलजम है और शकरकंद है। ये हमें जड़ों से प्राप्त होती है, इनकी पादपों के जड़ों से प्राप्त होती है, जमीन से अंदर से खोद कर निकाली जाती हैं, ठीक है। तो देखिए इनके वैज्ञानिक नाम आपको याद रखते हैं। जो गाजर का वैज्ञानिक नाम होता है, जो आपको याद रखना, देखिए डाकस कैरोटा होता है, डाकस कैरोटा, यह गाजर का वैज्ञानिक नाम होता है। मैंने आपको गाजर के बारे में बताया था, क्या बताया था, कैरोटीन करके बताया था। गाजर में वर्णक पाया जाता है कैरोटीन, उसी के कारण जो गाजर का रंग होता है
ठीक है, वो एक तरह से ऑरेंज कलर का होता है। ओके, ये आपको याद रखना है। तो डाकस कैरोटा, ठीक है, डाकस कैरोटा ये आपको याद रखना है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ओके, इसके अलावा और देखिए मूली होती है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है रेफेनस सैटाइवस। रेफेनस सैटाइवस मूली का वैज्ञानिक नाम होता है। सलजम का वैज्ञानिक नाम होता है ब्रेसिका रापा। आपको याद रखना है कि सलजम का वैज्ञानिक नाम होता है ब्रेसिका रापा, ठीक है। शकरकंद का वैज्ञानिक नाम होता है आइपोमिया बटाटास, ये आपको याद रखना है। देखिए शकरकंद का वैज्ञानिक नाम होता है आइपोमिया बटाटास, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं स्तंभ से प्राप्त, यानी कि जो तना वाला भाग से हमको प्राप्त होता है, ठीक है, कि पादपों के तने वाले भाग से हमको कौन कौन सी सब्जियां प्राप्त होती हैं। तो देखिए आलू होता है वो तने से प्राप्त होता है, और अरबी होती है ये भी हमको तने से प्राप्त होती है। तो आलू का वैज्ञानिक नाम होता है, आपको याद रखना है, सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम ये आलू का वैज्ञानिक नाम होता है। ट्यूब से आप याद रख सकते हो कि आलू एक तरह से ट्यूब, ठीक है, ट्यूब टाइप से हो सकता है, सोलेनम ट्यूबरोसम। और अरबी का वैज्ञानिक नाम होता है कोलोकेसिया एस्कुलेंटा। कोलोकेसिया एस्कुलेंटा ये अरबी का वैज्ञानिक नाम होता है। अब देखते हैं कि पादप के पर्ण यानी कि पत्ती वाले भाग से कौन कौन सी सब्जी हमको प्राप्त होती है। तो देखिए पालक है, मेथी है और बथुआ, ये सारी की सारी पत्तियां होती हैं और इनका उपयोग सब्जियों के रूप में किया जाता है। तो पादप के पत्ती वाले भाग से, इनके पर्ण वाले भाग से प्राप्त होने वाली सब्जियां हैं पालक, मेथी और बथुआ। इनके वैज्ञानिक नाम आपको याद रखते हैं। देखिए पालक का वैज्ञानिक नाम होता है, देखिए स्पाइनेसिया ओलेरेसिया, ठीक है, स्पाइनेसिया ओलेरेसिया ये किसका नाम होता है, पादप का। मेथी की बात करें तो देखिए टाइगोनेला फोइन मग्रिकम, ये आपको याद रखना है, ठीक है, टाइगोनेला फोइन मग्रिकम ये किसका होता है, मेथी का वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है। बथुआ की बात करें तो चिनोपोडियम एल्बम, ये आपको याद रखना है कि बथुआ का वैज्ञानिक नाम होता है चिनोपोडियम एल्बम। और देखिए अब बात करते हैं कि पुष्पक्रम यानी कि फूल से, जो पादप होते हैं उनके फूल से पुष्पक्रम से कौन कौन सी हमें सब्जियां प्राप्त होती हैं। तो इसके पुष्पक्रम से हमें एक ही सब्जी मिलती है, फूल गोभी। कौन सी, फूल गोभी मिलती है, जिसका वैज्ञानिक नाम होता है ब्रेसिका ओलेसरेसिया वार बोट्राइटिस, ये आपको याद रखना है, ब्रेसिका ओलेसरेसिया वार बोट्राइटिस, या इसको हम कह सकते हैं ब्रेसिका ओलेसरेसिया किस्म बोट्राइटिस, ठीक है। आपकी बुक में बोटाइटिस दे रखा है तो आप बोटाइटिस भी ले सकते हो और बोट्राइटिस भी ले सकते हो, क्योंकि इंग्लिश के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो ये क्या होता है, बोट्राइटिस होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि पादपों के फल से कौन सी हमको सब्जियां मिलती हैं। तो फल से प्राप्त होने वाली सब्जियां होती है, देखिए टमाटर है, बैंगन है, भिंडी है और ग्वार की फली है, ये पादपों के फल से प्राप्त होने वाली सब्जियां मानी जाती हैं। इनके वैज्ञानिक नाम आपको याद रखने हैं। टमाटर का वैज्ञानिक नाम होता है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, आपको याद रखना है कि टमाटर का वैज्ञानिक नाम होता है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम वैज्ञानिक। और देखिए बैंगन का जो वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम मेलोंजिना, ठीक है। भिंडी का वैज्ञानिक नाम होता है एबलमास्कस एस्कुलेंटस। ग्वार की फली का जो वैज्ञानिक नाम होता है, देखिए साइमोप्सिन टेट्रागोनोलोवा। तो ये वैज्ञानिक नाम आपको याद ही करने पड़ेंगे, किसी भी तरह से करें, ठीक है। इसमें मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, आपको ये ऐसे ही याद रखने हैं। अब बात करते हैं फलों के बारे में और औषधीय पादपों के बारे में, ठीक है, कि जो फल हमसे कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो देखिए फल हमको प्राप्त होते हैं किसी भी पुष्प यानी कि फूल के अंडाशय के निषेचन की जो बनी हुई संरचना होती है वो क्या कहलाती है, फल कहलाते हैं, ठीक है। यानी किसी भी जो फूल होता है उसके अंडाशय से ही निर्माण होता है, किसी भी फल का निर्माण होता है, यानी फल से, ठीक है, फल का निर्माण होता है, पुष्प से होता है, ये आपको याद रखना है। और कौन कौन से प्रमुख फल हैं इनके बारे में आपको बताता हूँ, इनके वैज्ञानिक नाम में आपको बताता हूँ। इसके बाद हम पढ़ते हैं औषधीय पादप, ठीक है, यानी कि मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। और इन औषधीय पादपों के कौन कौन से भाग से हमको कौन कौन सी औषधि प्राप्त होती है इनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है, ये आपको पढ़ने। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि निर्माण संबंधी पादप कौन कौन से होते हैं, ठीक है। निर्माण संबंधी यानी कि भवन निर्माण में हो चाहे वो कपड़े निर्माण में हो, कौन कौन से पादपों का उपयोग हम करते हैं और उनके वैज्ञानिक नाम क्या हैं, ठीक है। तो एक बार ये हम रफ कर देते हैं और फिर अपन आगे पढ़ते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है, हम फल के बारे में देखते हैं कि ऐसे कौन से पादप होते हैं जिनसे हमको फल प्राप्त होते हैं, उनके वैज्ञानिक नाम क्या हैं। और औषधीय पादप यानी कि मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में देखते हैं कि उनके कौन कौन से भाग से हमको कौन कौन सी औषधि प्राप्त होती है, उनके वैज्ञानिक नाम क्या हैं। ठीक है, देखिए तो देखिए फलों के बारे में, फ्रूट्स के बारे में देखते हैं। तो फ्रूट्स हमको जिनका उपयोग हम करते हैं, आम है, केला है, संतरा है, अमरूद है, पपीता है, सीताफल, इनका उपयोग हम करते हैं। और फल के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो पुष्प होता है उस पुष्प के अंडाशय की जो संरचना से ही बनता है फल, यानी कि हम कह सकते हैं कि पौधे के फूल से ही फल का निर्माण होता है, यदि मोटे रूप में समझा जाए। तो देखिए आम का वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है कि आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, आम का वैज्ञानिक नाम होता है मैंजीफेरा इंडिका, ये आपको याद रखना है। केला का वैज्ञानिक नाम होता है म्यूजा पैराडीसिएका, ये आपको याद रखना है कि म्यूजा पैराडीसिएका, यह केला यानी कि बनाना का वैज्ञानिक नाम होता है। ऑरेंज की बात करें, संतरा की बात करें तो देखिए सिट्रस रेटिकुलेटा, सिट्रस रेटिकुलेटा यह संतरा का वैज्ञानिक नाम होता है। और संतरा में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अमरूद की बात करें तो देखिए सीडियम गुआजावा, सीडियम गुआजावा ये अमरूद का वैज्ञानिक नाम होता है। पपीता की बात करें तो कैरिका पपाया। ठीक है, ये नाम तो आपको गुआजावा और पपाया ये तो आपको ऐसे ही याद होने चाहिए। अमरूद का होता है सीडियम गुआजावा और पपीता का होता है कैरिया पपाया। सीताफल का होता है एनोना स्क्वेमोसा, एनोना स्क्वेमोसा यह सीताफल का होता है। अब देखिए औषधीय पादपों की बात करें तो हमें औषधीय पादपों के अलग अलग भाग से हमको अलग अलग औषधि मिलती है। तो देखते हैं कि जड़ों से कौन सी मिलती है, मूल से कौन सी मिलती है, स्तंभ यानी कि तना से कौन सी मिलती है, पर्ण यानी कि पत्तियों से कौन सी औषधि मिलती है, फलों से कौन सी औषधि हमको मिलती है, पुष्पकर्ण से कौन सी औषधि हमको मिलती है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं स्तंभ की बात करें। ठीक है, यानी कि तना की बात करें कि तना से कौन कौन सी औषधि मिलती है हम औषधीय पादपों से। हल्दी है, ये तना वाले भाग से प्राप्त होती है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है कुरकुमा लौंगा। आपको याद रखना है कि हल्दी का वैज्ञानिक नाम होता है कुरकुमा लौंगा। अदरक का वैज्ञानिक नाम होता है जिंजीबर ऑफिशिनेल, ये वैज्ञानिक नाम आपको ऐसे के ऐसे याद रखने हैं कि जिंजीबर ऑफिशिनेल होता है, ये अदरक का वैज्ञानिक नाम होता है। लहसुन का वैज्ञानिक नाम होता है एलियम सैटाइवम, एलियम सैटाइवम यह लहसुन का वैज्ञानिक नाम होता है। और गूगल का वैज्ञानिक नाम होता है कॉमीफेरा वाइटाई, ये आपको याद रखना है कि गूगल का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कॉमीफेरा वाइटाई होता है। अब बात करते हैं कि औषधि होती है जो जड़ों से प्राप्त होती है, मूल से प्राप्त होने वाली कौन कौन सी औषधि हैं, वो तीन होती हैं, सर्पगंधा, सफेद मूसली और अश्वगंधा। इनके वैज्ञानिक नाम आपको याद रखने हैं। सर्पगंधा का वैज्ञानिक नाम होता है रावल्फिया सर्पेंटाइना। ठीक है, सर्पेंटाइना से सर्पगंधा को आप याद रख सकते हो। सफेद मूसली का वैज्ञानिक नाम होता है देखिए क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम, क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम यह सफेद मूसली का वैज्ञानिक नाम होता है। अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम होता है बिथानिया सोमनीफेरा, बिथानिया सोमनीफेरा यह अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम होता है। अब देखिए कि छाल वाले पादप के छाल वाले भाग से कौन कौन सी औषधि हमको मिलती हैं। तो देखिए कोनेन और अर्जुन होती हैं, दोनों के दोनों हमको छाल से मिलती हैं। तो कोनेन होती है वो सिनकोना वृक्ष की छाल से मिलती है और अर्जुन होती है वो अर्जुना वृक्ष की छाल से मिलती है। तो देखिए इनके वैज्ञानिक नाम है, कोनेन के पेड़ का वैज्ञानिक नाम होता है सिनकोना ऑफिशिनेलिस, सिनकोना ऑफिशिनेलिस कोनेन का वैज्ञानिक नाम होता है। और अर्जुन का वैज्ञानिक नाम होता है टर्मिनेलिया अर्जुना, टर्मिनेलिया अर्जुन से अर्जुना से हमको अर्जुन ठीक है प्राप्त होती है। और ये छाल से प्राप्त होने वाले औषधीय पादप होते हैं। और अब देखते हैं कि औषधीय पादप के पर्ण से यानी कि पत्तियों से कौन कौन सी औषधि हमको प्राप्त होती हैं। तो देखिए पत्तियों से पर्ण से प्राप्त होने वाले एक तो है ग्वारपाठा, तुलसी और ब्राह्मी। इनके वैज्ञानिक नाम आपको याद रखने हैं। ग्वारपाठा के बारे में तो आपको पता ही होगा पहले से, इसका वैज्ञानिक नाम इसको कहा जाता है एलोवेरा। ठीक है, इनकी एलोवेरा होता है, ग्वारपाठा का वैज्ञानिक नाम होता है। तुलसी का वैज्ञानिक नाम होता है ओसीमम सैंक्टम, देखिए ओसीमम सैंक्टम यह तुलसी का वैज्ञानिक नाम होता है। और ब्राह्मी की बात करें तो ब्राह्मी का वैज्ञानिक नाम होता है सेंटेला एशियाटिका, सेंटेला एशियाटिका यह ब्राह्मी का वैज्ञानिक नाम होता है। अब देखिए कि औषधीय पादपों के फल से कौन कौन सी औषधि मिलती है। तो फल से हमको दो मिलती है, एक तो अफीम मिलती है और एक मिलती है आंवला मिलती है। ठीक है, तो अफीम की बात करें तो इसका नाम आपको पता ही होगा पेपेबर सोमनीफेरम, इसके बारे में आपको पता होगा। और आंवला का वैज्ञानिक नाम होता है एम्ब्लिका ऑफिशिनेलिस,
एम्ब्लिका ऑफिशिनलिस। तो इनके वैज्ञानिक नाम आपको याद रखने हैं, ऐसे ही याद रखने हैं और डायरेक्टली याद रखते हैं। अब देखते हैं कि निर्माण संबंधी पादपों के बारे में, यानी कि जिनकी सहायता से, जिनकी पेड़ों की सहायता से, लकड़ियों की सहायता से हम फर्नीचर का उपयोग करते हैं, भवन निर्माण जैसे कुछ कार्य करते हैं। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं कि रेशे उत्पादक कौन कौन से पादप होते हैं। ओके, इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि इमारती काष्ठ, यानी कि इमारती लकड़ी क्या होती है। ठीक है, और ऐसे कौन कौन से पादप होते हैं जिनसे हमको इमारती काष्ठ, इमारती लकड़ी मिलती है, तो इनके वैज्ञानिक नामों के बारे में आपको बताता चलूंगा। ठीक है, ओके, तो एक बार मैं ये रफ कर देता हूँ और उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। इनकी भी मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। देखिए, अब बात करते हैं रेशे उत्पादक पादपों के बारे में। ठीक है, तो रेशे उत्पादक पादपों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, पादपों के विभिन्न भाग जैसे तना, पर्ण, बीज आदि से मोटी भित्ति युक्त संरचना बनती है, जिससे वस्त्र, बोरे, रस्सी आदि बनाए जाते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? रेशे कहते हैं, यानी क्या कहते हैं? फाइबर कहते हैं। तो कुछ रेशे उत्पादक पादपों के बारे में आपको बता देता हूँ, जैसे कि जूट है, कपास है, इसी को रुई कहते हैं, सनई है, नारियल है। इनके वैज्ञानिक नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो देखिए रेशे उत्पादक पादपों में कौन कौन से? जूट है, कपास है, सनई है और नारियल है। तो इनके वैज्ञानिक नाम आपको ऐसे ही याद रखने हैं। देखिए, जूट है जिसके वैज्ञानिक नाम है कोरकोरस कैप्सुलरिस, ये आपको ऐसे ही याद रखना है। कपास जिसको रुई भी कहते हैं, इसके वैज्ञानिक नाम होते हैं गोसिपियम जातियां, इनकी गोसिपियम जातियों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका नाम आपको मेनली याद रखना है गोसिपियम। क्या याद रखना है? गोसिपियम को कहा जाता है कपास। और देखिए, सनई का वैज्ञानिक नाम होता है क्रोटोलेरिया जोन्सिया और नारियल को कहा जाता है कोकोस न्यूसीफेरा। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद में देखते हैं इमारती लकड़ी के बारे में, यानी कि इमारती काष्ठ, यानी कि टिम्बर के बारे में। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मानव की 3 मूलभूत आवश्यकता होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो रोटी की भोजन की पूर्ति हमने कर ली है। ठीक है, हमने अनाज, दालों, सब्जियों, फल वगैरह हमने देख लिए। इसके बाद हमने वस्त्र के बारे में आपको बता दिया कि जूट है, कपास है, सनई है, नारियल है, इनसे हमको क्या मिलते हैं? फाइबर मिलते हैं और इनसे हमें वस्त्र निर्माण किए जाते हैं। अब आवास की बात करते हैं, तो आवास यानी कि भवन निर्माण में और फर्नीचर बनाने में लकड़ी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इमारती लकड़ी होती है, इमारती काष्ठ होती है, उसका प्रमुख उपयोग होता है वो आवास निर्माण में किया जाता है, कि भवन बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि काष्ठ क्या होती है, कि बुड़ क्या होती है। तो देखिए, बहुबीजपत्री एवं अनावर्त बीजी वृक्षों में बनने वाले द्वितीयक जाइलम को क्या कहा जाता है? काष्ठ कहा जाता है, फिर लकड़ी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बहुवर्षीय बीजपत्री और अनावर्त बीजी वृक्षों में बनने वाले द्वितीयक जाइलम को काष्ठ कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है, ये आपको ऐसे ही याद रखनी है। और इस लकड़ी का उपयोग फर्नीचर, दरवाजे, खिड़कियां आदि बनाने में किया जाता है और उसे क्या कहा जाता है? इमारती काष्ठ, इनकी टिम्बर कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से प्रमुख इमारती काष्ठ उत्पादक वाले वृक्ष हैं, ठीक है, जिनसे इमारती लकड़ी प्राप्त होती है? तो देखिए, सागवान है, साल है, शीशम है, रोहिड़ा है और खिजड़ी है और देवदार है। इनके वैज्ञानिक नाम आपको याद रखने। सागवान का वैज्ञानिक नाम होता है टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है, साल के वृक्ष की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है सोरिया रोबस्टा। शीशम की बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है डेल्बर्जिया सेस्सू। ठीक है, सेस्सू से आप शीशम याद रख सकते हो। रोहिड़ा और मारवाड़ सागवान क्या होता है? रोहिड़ा का दूसरा नाम होता है मारवाड़ सागवान और रोहिड़ा ही हमारा क्या है? राज्यपुष्प है। रोहिड़ा है राज्यपुष्प होता है। इसका वैज्ञानिक नाम होता है टेकोमिला अंडुलेटा। ये आपको याद रखना है। खिजड़ी के बारे में आपको बताया था, इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सेनेरिया। चैप्टर नंबर 12 का जो सेकंड पार्ट करवाया था उसमें मैंने आपको खिजड़ी के बारे में बताया था। और ये राजस्थान राज्य का क्या है? यह राज्य वृक्ष है। खिजड़ी क्या है? राज्य वृक्ष है। और राजस्थान सरकार के द्वारा इसे 1983 में राज्य वृक्ष की संज्ञा दी थी। ठीक है, राज्य वृक्ष की संज्ञा दी थी किसको? खिजड़ी। और खिजड़ी के ऊपर भी खिजड़ी आंदोलन की चिपको आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगला वृक्ष है जो इमारती लकड़ी देता है वो है देवदार और इसका वैज्ञानिक नाम है शीर्ष देवदारा। देखो, ये आपको ऐसे ही याद रखने हैं, डायरेक्टली याद रखने हैं। मैं आपको इसमें कुछ नहीं बता सकता कि आपको किस तरह से रखने हैं, ये आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे, चाहे रट के करो चाहे समझ के करो, लेकिन कैसे भी करो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे।
इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है जंतुओं के आर्थिक महत्व। हमने अब पादपों के आर्थिक महत्व वाला जो पूरा का पूरा टॉपिक है वो पूरा कवर कर लिया है। अब कल की जो क्लास होगी उसमें मैं आपको जंतुओं के आर्थिक महत्व बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि हम पढ़ेंगे मधुमक्खी पालन के बारे में, रेशम कीट पालन के बारे में, ठीक है, लाख कीट पालन के बारे में, इसका संवर्धन किस प्रकार से होता है, ओके। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मछली पालन के बारे में, पशुपालन के बारे में, डेयरी उद्योग, ठीक है, मोतिया मुक्ता संवर्धन कैसा होता है, प्रबाल भित्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सब कुछ आता है जंतु के आर्थिक महत्व यानी कि इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। तो आज का सेशन हम करते हैं यहीं पर खत्म, ओके। इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर करना, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो चैनल पर नए अभी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। वो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन दबाएंगे जिससे आपको चैनल से रिलेटेड हर एक नोटिफिकेशन अपडेट आपको अवेलेबल हो सके। और वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लोगों को भी बताओ कि हमारे चैनल पर यदि साइंस की बात की जाए तो साइंस में आपका चैप्टर नंबर 14वां है वो चल रहा है और ये कल की क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने 14 चैप्टर है हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बताइए सब लोगों को और उनको भी ताकि फ़ायदा पहुंचे, क्योंकि जैसा कि आपको पता चल गया होगा अभी भी आपके स्कूल हैं वो खुलने वाले नहीं है। 16 नवंबर तक तो आपके स्कूल खुलेंगे ही नहीं, इसके बाद फिर से पता चलेगा कोई बैठक होगी उसमें क्या निर्णय लिया जाता है। तो सोच लीजिए कि 16 नवंबर तक तो आपके स्कूल बंद ही हैं, आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है, घर पर बैठकर ही पढ़ाई करनी है, ओके। तो आप पढ़ाई कीजिए, ठीक है। अपन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और शानदार तरीके से अपने घर बैठकर पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में।